हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 27 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में किसे नामित किया गया है। हु इज़ नेम्ड एज द न्यू गवर्नर ऑफ मणिपुर। ऑप्शंस देख लेते हैं। अजय भल्ला, ला गणेशन, नजमा हेपतुल्ला या फिर जनरल वीके सिंह रिटायर्ड। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन से यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। साथ ही आपको बता दें कि करंट अफेयर्स फंडा का बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही। और 30 वीडियोस लेक्चर्स प्लस 30 पीडीएफ्स के जरिए हमने कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस, इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट्स प्लस इंश्योरेंस आपको कवर कराया है। डेमो वीडियो लेक्चर्स या डेमो पीडीएफ्स देखना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह के कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। न केवल बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि आप अगर इंटरव्यू देते हैं, जैसे पीओ का इंटरव्यू देते हैं या फिर आरबीआई में आप इंटरव्यू देते हैं या फिर किसी प्राइवेट बैंक का इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पर आपसे बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो सब आपका इस सिंगल कोर्स में कवर हो जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आता है और कंप्लीट मटेरियल जो हम आपको इसमें प्रोवाइड कराएंगे इस कोर्स के तहत, उसे आप डाउनलोड कर पाएंगे, प्रिंट आउट भी निकलवा पाएंगे। कोई भी जानकारी चाहते हैं किसी भी कोर्स संबंधित तो राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं हमारा कस्टमर केयर नंबर भी दिया गया है 8448169188। इस पर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप इसको कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। और ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone for the Ken-Betwa river linking project in which state? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। देखिए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे, इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है, कुछ को इनोग्रेट किया है खजुराहो मध्य प्रदेश में। इन्हीं में से एक प्रोजेक्ट है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, तो इसकी आधारशिला रखी गई है। साथ ही 2031 मीटर लॉन्ग दोधन डैम की भी आधारशिला रखी गई, जो कि केन रिवर पर बनेगा, पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर ही होगा ये। और ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की भी आधारशिला रखी गई है, जो कि मध्य प्रदेश का फर्स्ट सोलर पावर प्लांट है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने 1153 अटल ग्राम सुशासन बिल्डिंग्स की भी आधारशिला रखी है। बात करें केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की, तो जो भी बुंदेलखंड रीजन है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, यहाँ पर वाटर की काफ़ी समस्या रहती है, चाहे एग्रीकल्चर पर्पज़ से हो या फिर पीने की पर्पज़ से हो। तो उस समस्या को दूर करेगा। 45,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रोजेक्ट बन रहा है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। और जो भी ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन वाटर नीड्स है मध्य प्रदेश के 10 डिस्ट्रिक्ट्स और बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इनको पूरा करेगा। साथ ही 100 मेगावाट से ज़्यादा का हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट का सोलर एनर्जी भी यहाँ से जनरेट होगा। जो केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसमें जो केन रिवर का पानी है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा बेतवा रिवर में। दोनों ही यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं, केन और बेतवा। और 221 किलोमीटर
लेंथ रहेगी स्केन बेतवा लिंक कैनाल की और 2 किलोमीटर की इसमें टनल भी है। मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट बन गया हमारे देश में जहाँ पर 2 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स अंडरवे हैं, यानी कि चल रहे हैं फिलहाल। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्वती काली सिंध चंबल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया था मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। द ट्राइलेटरल एयर एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट इन्वॉल्व्स विच 3 कंट्रीज? त्रिपक्षीय हवाई अभ्यास डेजर्ट नाइट में कौन से 3 देश शामिल हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है, इंडिया, फ्रांस एंड यूएई। तो ट्राइलेटरल एयर एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, जिसमें इंडिया, फ्रांस और यूनाइटेड अरब अमीरात ने पार्टिसिपेट किया है, ये संपन्न हुई अरेबियन सी में। ये एक एयर एक्सरसाइज थी और ये सेकंड डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज है। इस साल की शुरुआत में जनवरी के महीने में हमने देखा था कि तब भी इस तरीके की एक्सरसाइज इन तीनों कंट्रीज ने की थी। वेयर वॉज द सेकंड एडिशन ऑफ द पूर्वोदय पर्सपेक्टिव्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? पूर्वोदय परिप्रेक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, भुवनेश्वर। देखिए, पूर्वोदय पर्सपेक्टिव का सेकंड एडिशन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसका थीम रहा रिक्लेमिंग इंडियाज मैरीटाइम हेरिटेज, पर्सपेक्टिव्स, प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रोग्नोसिस। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया द एनर्जी फोरम के द्वारा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड $500 million लोन टू सपोर्ट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने भारत में स्थायी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए $500 million ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $500 million लोन एग्रीमेंट साइन किया है भारत में ग्रीन और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। और ये जो एडीबी का लोन है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोन है, ये किसको दिया जाएगा? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को, IIFCL को। प्रोजेक्ट will build the institutional capacity of IIFSCL to integrate clean and best practices into the infrastructure projects. Which organization is partnering with Niti Aayog for Youth Co-Lab National Innovation Challenge 2024-25? Youth Co-Lab नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2024-25 के लिए किस संगठन ने नीति आयोग के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, सिटी फाउंडेशन। देखिए, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, इन दोनों ने सिटी फाउंडेशन के साथ मिलकर 2024-25 के लिए यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज का 7th एडिशन लॉन्च किया है। और ये जो एडिशन है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एसिस-टेक फाउंडेशन के साथ मिलकर, जो कि इंडिया की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है असिस्टिव टेक्नोलॉजी के लिए। मतलब जो डिसेबल पीपल हैं उनके लिए इनोवेशन जो भी होते हैं, उनकी चाहे कोई इक्विपमेंट हो या और भी कुछ हो, तो उससे संबंधित ये ऑर्गेनाइजेशन है एसिस-टेक फाउंडेशन। यूथ को लैब की बात करें, 2017 में इसकी स्थापना की गई थी UNDP और सिटी फाउंडेशन के द्वारा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरह के इनोवेशंस को ये सपोर्ट करती है, सोशल इनोवेशन हो, ठीक है। और भारत में यूथ को लैब को लॉन्च किया गया 2019 में अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के साथ मिलकर। हाउ मैनी न्यूली एस्टेब्लिश्ड मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज वर इनोग्रेटेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन न्यू दिल्ली? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में कितनी नव स्थापित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का उद्घाटन किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 10,000। द यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह ने 10,000 न्यूली एस्टेब्लिश्ड मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज अलॉन्ग विद डेयरी एंड फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इनोग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। गवर्नमेंट ने एक टारगेट भी रखा हुआ है कि हम 2 लाख नई प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को इस्टेब्लिश करेंगे अगले 5 सालों में। विच मिनिस्ट्री डेवलप्ड राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप? किस मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप विकसित किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट लॉन्च की है, मोबाइल ऐप भी लॉन्च की है गुड गवर्नेंस डे के मौके पर। गुड गवर्नेंस डे यानी कि जो बर्थ एनिवर्सरी होती है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। इस वेबसाइट के जरिए क्या होगा, आप कई तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं नेशनल इवेंट से संबंधित, जैसे रिपब्लिक डे है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है, इंडिपेंडेंस डे है,
लाइव स्ट्रीमिंग, परचेज ऑफ टिकट्स, ठीक है, इन सभी के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्र पर वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप डेवलप की गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्टर। विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू की गई? सही आंसर ऑप्शन डी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो देखिए, गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव लॉन्च किया है गुड गवर्नेंस डे के मौके पर। और ये जो इनिशिएटिव है ये प्रशासन गांव की ओर कैंपेन का एक पार्ट है और इसमें कोशिश की गई है जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, उनकी कॉम्पिटेंस को बढ़ाया जाए। जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या फिर ऑफिशियल्स हैं उनको इस तरह के टूल्स एंड नॉलेज दिए जाएं जिसकी आवश्यकता है गुड गवर्नेंस के लिए। CNJOWS recently signed an MOU with which Indian Army Training Establishment for research on munitions for Army। CNJOWS ने सेना के लिए युद्ध सामग्री पर अनुसंधान हेतु भारतीय सेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो सही आंसर ऑप्शन डी है मिलिट्री कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है, हिंदी में सही कर दूंगा इसकी। देखिए, सेंटर फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज़ जो कि ट्राई सर्विसेज थिंक टैंक है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के तहत, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मिलिट्री कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट के साथ, ठीक है, जो कि एक इंडियन आर्मी ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट है सीता पहाड़ी जबलपुर में। और ये जो MOU है इसके जरिए MCMM चेयर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि मिलिट्री कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट चेयर ऑफ एक्सीलेंस को इस्टेब्लिश किया जाएगा सेंटर फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज़ में। Who has been presented with the prestigious International Maritime Prize for 2023। 2023 का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है कैप्टन इयान फिनले। कैप्टन इयान फिनले जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं कुक आइलैंड्स के, इन्हें प्रतिष्ठित इंटरनेशनल मैरीटाइम प्राइज फॉर 2023 दिया गया है। तो लंदन में IMO अवार्ड सेरेमनी हुई है, उसी दौरान ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। तो जो इंटरनेशनल मैरीटाइम प्राइज़ है ये एनुअली इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है। जिन्होंने भी IMO में जो है सिग्निफिकेंट अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उन लोगों को दिया जाता है। इसमें एक डॉल्फिन स्कल्पचर दिया जाता है, फाइनेंशियल अवार्ड भी दिया जाता है। बाय व्हाट परसेंटेज डिड इंडियाज एस्टिमेटेड मलेरिया केसेस डिक्लाइन बिटवीन 2017 एंड 2023। 2017 और 2023 के बीच भारत में मलेरिया के अनुमानित मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? सही आंसर ऑप्शन सी है 69%। देखिए, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024 को जारी किया है और इसमें भारत की तारीफ भी की है कि मलेरिया केसेस रिड्यूस करने में भारत ने जो है अच्छी स्पीड दिखाई है। भारत के एफर्ट्स काबिल तारीफ हैं। साथ ही भारत ने HBHI यानी कि हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट ग्रुप से भी भारत बाहर आ गया है, ठीक है। इस ग्रुप मतलब जो कंट्रीज़ होती हैं इसका मतलब वहाँ पर मलेरिया का प्रकोप काफ़ी है। अच्छा, अब अगर हम थोड़े आंकड़े के बारे में बात करें 2017 से 2023 के बीच में, तो इंडिया के जो एस्टिमेटेड मलेरिया केसेस हैं डिक्रीज़ हुए हैं। 2017 में 64 लाख थे, 2023 में 20 लाख केसेस बचे हैं, यानी कि 69% का डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। यदि हम मलेरिया से हुई डेथ्स की बात करें तो 2017 में 11,100 थे और 2023 में 3500 बचे, यानी कि 68% का डिक्रीज देखने के लिए मिला है। 2023 में 0 मलेरिया केस रिपोर्ट किए गए हैं 122 डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट्स के। अच्छा, अगर हम बात करें 2015 से 2023 के बीच में, तो मलेरिया केसेस एंड डेथ्स इनमें लगभग 80% का ड्रॉप देखने के लिए मिला है। बाकी आप केसेस दे सकते हैं 11,69,261 2015 में थे, वहाँ से घटकर 2,27,564 2023 में हो गए। इसी तरह से डेथ्स 384 से घटकर मात्र 83 रही है। अच्छा, अगर हम इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट की बात करें तो इंडिया का जो मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है उसका एक अभिन्न हिस्सा है। इसमें इंडोर रेसिड्यूल स्प्रेइंग की जाती है, लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स भी जो है लगाए जाते हैं,
नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन भारत द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। भारत का टारगेट है कि हम 2030 तक मलेरिया को एलिमिनेट कर दें और हम 2027 तक ज़ीरो इंडिजिनियस केसेस अचीव करना चाहते हैं मलेरिया की। 2023 में जो ज़्यादातर मलेरिया से डेथ्स हुई वो 4 कंट्रीज़ में हुई। सबसे ज़्यादा नाइजीरिया में, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, फिर नाइजर में, फिर तंजानिया में। अच्छा, 2023 में 263 मिलियन केसेस हैं मलेरिया के। 2022 में 252 मिलियन केसेस थे। मलेरिया आप जानते हैं एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है और जो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है उसके बाइट के कारण होती है। 5 प्लाज्मोडियम स्पीसीज हैं जो मलेरिया कॉज करती हैं ह्यूमन्स में। पी फाल्सिपेरम, पी वाइवेक्स, पी मलेरिया, पी ओवेल, पी नोलेसी। इसमें से जो पी फाल्सिपेरम है ये डेडलीस्ट मलेरिया पैरासाइट है और मलेरिया की वैक्सीन्स भी हैं जैसे RTS-S, AS01, R21, मैट्रिक्स M, ये सभी मलेरिया की वैक्सीन्स हैं। विच स्टेट पुलिस फोर्स वॉन द इनॉग्रल फिक्की ड्रोन अवार्ड फॉर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग? किस राज्य पुलिस बल ने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए फिक्की ड्रोन पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है कर्नाटक स्टेट पुलिस। तो कर्नाटक स्टेट पुलिस को ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए फिक्की ड्रोन अवार्ड दिया गया है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कैटेगरी में। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री द्वारा ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया है ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए। विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट विद इंडियाज NABFID टू इनहेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग बढ़ाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने भारत के NABFID के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडिया का जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है ताकि जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसके लिए अच्छी खासी फाइनेंसिंग प्राप्त होती रहे। द लेटर ऑफ इंटेंट एम्स टू प्रमोट क्लाइमेट रेजिलियंस एंड सपोर्ट द इम्प्रूवमेंट ऑफ अर्बन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। NABFID के मैनेजिंग डायरेक्टर राजकिरण राय जी हैं। विच ऑटोमोबाइल कंपनी अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद यूनिसेफ टू इनहेंस एजुकेशन इन इंडिया? किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने भारत में शिक्षा विस्तार के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी है BMW ग्रुप। तो BMW ग्रुप और यूनिसेफ ने पार्टनरशिप अनाउंस की है भारत में ताकि यहाँ के जो 1 लाख चिल्ड्रन हैं 4 स्टेट्स में उनको एजुकेशनल उनके जो पर्पस है उनको पूरा करना, ठीक है, खास करके STEM यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स स्किल उनको प्रोवाइड कराना अर्ली एज से। और द पार्टनरशिप विल प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिटी STEM एजुकेशन टू एडल्ट्स एंड गर्ल्स फ्रॉम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ट्राइबल आश्रमशाला। जो भी देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो गर्ल्स हैं या फिर ट्राइबल आश्रमशालाज में हैं जो कि मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स में आती हैं बच्चे, उनको एजुकेशन दी जाएगी। वो आसाम, झारखंड, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के जो 20 तरह के बच्चे हैं उनको। What is the CO2 equivalent emission intensity threshold for steel to qualify as green steel? स्टील को ग्रीन स्टील के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए CO2 समतुल्य उत्सर्जन तीव्रता सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है 2.2 टन पर टन ऑफ स्टील। देखिए HD कुमारस्वामी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्होंने टैक्सोनॉमी ऑफ ग्रीन स्टील फॉर इंडिया को लॉन्च किया है। तो इसमें ग्रीन स्टील को डिफाइन किया गया है। तो ग्रीन स्टील मतलब किस स्टील को आप ग्रीन स्टील कहेंगे, तो इसको परसेंटेज के तौर पर बताया गया है। देखिए स्टील प्लांट से अगर आपने स्टील को जब प्रोड्यूस किया तो अगर 2.2 टन्स ऑफ CO2 एमिशन पर टन ऑफ फिनिश्ड स्टील होता है तो आप उसको ग्रीन स्टील कहेंगे। यदि 2.2 टन से ज़्यादा CO2 एमिशन होता है तो उसको आप ग्रीन स्टील नहीं कहेंगे। और हर तीसरे साल में ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है इसको डिफाइन किया जाएगा। थ्रेशोल्ड लिमिट यही है 2.2 टन की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी ये नोडल एजेंसी रहेगी ग्रीन स्टील को रिकॉग्नाइज करने के लिए। 5 स्टार ग्रीन रेटेड स्टील, देखिए 3 तरह की इसमें जो है ग्रीन स्टील को रेट किया गया है। 5 स्टार ग्रीन रेटेड स्टील है, ठीक है, जिसकी ऐसा स्टील जिसके एमिशन इंटेंसिटी लोअर देन 1.6 टन CO2 है। फिर है 4 स्टार, फिर है 3 स्टार। जो मैक्सिमम लिमिट है 2.2 टन CO2 एमिशन की है और ये 3 स्टार में आता है। द सेंटर हैज अर्ज्ड ऑल स्टेट्स टू मेक विच ऑफ द फॉलोइंग अ नोटिफाइबल डिजीज? केंद्र ने सभी राज्यों से निम्नलिखित में से किसे सूचित रोग घोषित करने का आग्रह किया है?
सही आंसर ऑप्शन सी है, स्नेक बाइट्स। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट्स को अर्ज किया है, रिक्वेस्ट की है कि स्नेक बाइट को नोटिफाइबल डिजीज़ आप डिक्लेयर कीजिए, यानी कि ऐसी डिजीज़ जिसे आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर पब्लिक हॉस्पिटल हो। मतलब अगर केसेस मिलते हैं तो आप रिपोर्ट करेंगे उस गवर्नमेंट को। तो नोटिफाइबल डिजीज़ यानी कि मतलब जिसका आउटब्रेक होने की संभावना हो सकती है, या फिर जिसके होने की अगर कोई वो डिजीज़ हो जाती है तो डेथ होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को तुरंत पब्लिक हेल्थ मेजर के लिए गवर्नमेंट को बताना जरूरी होता है। इसमें से ट्यूबरकुलोसिस है, HIV है, कोलेरा है, मलेरिया है, डेंगू है, हेपेटाइटिस है, ये सभी नोटिफाइबल डिजीज़ की कैटेगरी में आती हैं। देखिए लगभग 90% स्नेक बाइट्स जो हमारे कंट्री में होते हैं वो बिग 4 के कारण होते हैं। बिग 4 मतलब इंडियन कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल्स वाइपर और सा स्किल्ड वाइपर। और जो पॉलीवैलेंट एंटी वेनम बनाया जाता है वो भी इन चारों स्पीसीज के वेनम से ही बनाया जाता है, और स्नेक बाइट में 80% इफेक्टिव वो रहता है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। ब्रेट वाज चूजन एज द वर्ड ऑफ द ईयर बाय कॉलिंस डिक्शनरी। विच कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन? आंसर इज आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। इंडियाज फार्मा इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड्स third largest by volume and 14th in terms of value of production. A digital arrest scam involves fraudsters impersonating law enforcement via video calls, threatening fake arrest to extort money. India launched Operation Sadbhav to provide aid and urged supplies to Vietnam, Laos and Myanmar, which are grappling with the devastating effects of Typhoon Yagi. आप में से कई स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर क्या है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कम्युनिटी सेलिब्रेट्स हनुक्का फेस्टिवल? When is the International Day of Epidemic Preparedness observed? When is the birth anniversary of Madan Mohan Malviya celebrated? Who presided over the iconic Congress Working Committee meeting in Belgaum in 1924? When was the first nuclear test carried out under the leadership of Atal Bihari Vajpayee? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।